Good morning, students. Welcome to the online classes of City Women's College. And today, here in this video, we will understand about school organization. हम विद्यालय संगठन के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले के वीडियोस में हमने सुपरविज़न के बारे में यानी पर्यवेक्षण के बारे में बात करी थी कि आखिर सुपरविज़न क्या होता है, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ सुपरविज़न एंड व्हाट आर द क्वालिटीज़ अ सुपरवाइज़र मस्ट हैव। ओके, अब हम बात करेंगे आज स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो विद्यालय संगठन को समझने से पहले हमें समझना है विद्यालय और संगठन को, यानी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बना है, स्कूल एंड ऑर्गेनाइजेशन, विद्यालय एंड संगठन, ठीक है। तो अब स्कूल हम जानते ही हैं कि स्कूल जो है वो एक औपचारिक शिक्षा का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। इट इज़ बेसिकली अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन इन विच द चाइल्ड टेक्स हिज और हर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। ये एक औपचारिक संस्था है जहाँ पे बच्चा औपचारिक शिक्षा की तरफ पहली बार अपना कदम बढ़ाता है, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करें, स्कूल तो चलिए हमें पता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया संगठन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पर है कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों, मटेरियल रिसोर्सेज हों, उन्हें कंबाइन करना और उन्हें इस तरीके से सिस्टमैटिकली यूज़ करना कि हम अपने डिज़ायर्ड एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें, ठीक है। तो बेसिकली व्हेन यू पुट दीज टू वर्ड्स टुगेदर, जब हम इन दोनों ही अलग अलग शब्दों को एक साथ रखेंगे, यानी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ जब हम बोलेंगे तो वहाँ पे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ एंड ऑफ ऑल द रिसोर्सेज ऑफ अ स्कूल। किसी भी विद्यालय के जितने भी गतिविधियां हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें और उनके सारे संसाधनों को व्यवस्थित करना, संगठित करना ही स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है। एंड द टास्क ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू बेसिकली ऑर्गेनाइज ऑल दोज थिंग्स इन ऑर्डर टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम जो है एक्टिविटीज़ को डिवाइड करते हैं और उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं और फिर सारे ग्रुप्स मिल करके उन एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल करते हैं ताकि हम अपने गोल्स की तरफ बढ़ सकें। भाई, आपने ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पहले भी मैनेजमेंट ऑफ फंक्शंस में पढ़ा है, ठीक है। तो पहला जो हमारा स्टेप प्लानिंग का आता है, प्लानिंग के बाद ही आपका ऑर्गेनाइजिंग आता है। और हम जब सब कुछ प्लान कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप जिसकी हमें ज़रूरत होती है वो ये है कि अपने प्लान के अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को व्यवस्थित करके उसे यूज़ करना शुरू करना है। सो दैट इज़ व्हाट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑल अबाउट। नाउ, अब यहाँ पर हमारे पास एक डेफिनेशन है W.H. रायबर्न, जिनका कहना है दैट ऑर्गेनाइजेशन simply means the practical measure which we take to ensure that the system of work we use will be of the greatest possible assistance in carrying out our aims and of the greatest benefit to our children। यानी रायबर्न के अकॉर्डिंग कि जितनी भी हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उसे इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें कि हमें ये पता हो कि दे विल गिव अस द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, ओके, एंड दे विल ब्रिंग आउट द बेस्ट एंड दे विल बेनिफिट टू द चिल्ड्रेन ऑल्सो। यानी हर एक चीज़ को, विद्यालय में जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें इस तरीके से संगठित या व्यवस्थित करना कि वो बच्चों को न केवल फ़ायदा दे सके बल्कि पूरे विद्यालय को जो है फ़ायदा दे सकें, हमारे जो उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं, उनकी पूर्ति की जा सके। दैट इज़ व्हाट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑल अबाउट। अब यहाँ पे देखिए, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कंक्लूजन के तौर पे लिखा भी है कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इज़ दस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ अ स्कूल। अब एक विद्यालय में तो बहुत कुछ होता है, तो हम बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे हैं, जिसमें पहला क्या आ जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ अ स्कूल। एक विद्यालय में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, अलग अलग तरह की गतिविधियाँ होती हैं। उन सभी गतिविधियों को ऑर्गेनाइज़ करना, संगठित करना स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ अ स्कूल, जितने भी संसाधन हैं, मटेरियल रिसोर्सेज हैं, उन्हें संगठित करना, उन्हें व्यवस्थित करना। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ स्कूल पर्सनल, यहाँ पे पर्सनल का मतलब एम्प्लॉइज़ से है, यहाँ पे पर्सनल का मतलब एम्प्लॉइज़ से है। तो जो भी वर्कफोर्स है आपके विद्यालय के, आपके स्कूल की जो एम्प्लॉइज़ हैं, उन्हें भी ऑर्गेनाइज़ करना।
एंड देन वी हैव द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स, यानी जो भी आइडियाज़ हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं या जो भी विचार हैं, ठीक है, जो उनको संगठित या व्यवस्थित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट वी कैन बिल्ड अ कॉर्डियल इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल, वी कैन बिल्ड अ कॉर्डियल रिलेशनशिप अमंग एवरीवन। तो ऑर्गेनाइजेशन केवल संसाधनों का या केवल लोगों का नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो केवल वो जो है अलग अलग गतिविधियों का, अलग अलग सिद्धांतों का, यानी जितनी भी चीज़ें एक स्कूल के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने को इन्हांस कर रही हैं या इन्फ्लुएंस कर रही हैं, उन सभी का ऑर्गेनाइजेशन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आता है। ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की एक विद्यालय की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, एक विद्यालय संगठन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, जिसमें पहला पॉइंट यहाँ पे हमें सिंप्लिसिटी का दे रखा है। सिंप्लिसिटी या फिर सादगी जिसको हम कहेंगे, तो सिंप्लिसिटी का मतलब हमें यहाँ पे ये समझना है कि देयर शुड बी वेरी सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब सिंपल स्ट्रक्चर होता है तो देयर इज़ क्लैरिटी ऑफ एवरीथिंग। हर इंसान को पता है कि उसे क्या करना है, उसकी क्या पावर है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या जिम्मेदारी है, और वो किसको आंसरेबल है या अकाउंटेबल है। तो सिंप्लिसिटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का नेचर होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, ठीक है। फिर वी हैव द डायनामिज़म या फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, तो डायनामिज़म या फ्लेक्सिबिलिटी अगेन जो लचीलेपन की यहाँ बात करी गई है, विच अगेन मेक्स मी टू से दैट थिंग कि हम इस समय में रह रहे हैं जो हमेशा चेंज हो रहा है। वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी विच इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। एंड जब हम एजुकेशनल फील्ड की अगर हम बात करें, जहाँ आए दिन कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फ्लेक्सिबल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि कभी भी अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है, कोई भी चेंज करना है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं स्कूल की या जो बाकी डिपार्टमेंट हैं उनमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सो इफ़ योर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन विल बी फ्लेक्सिबल, यू कैन ब्रिंग दोज चेंजेस विदाउट डिस्टर्बिंग द रेस्ट ऑफ द स्कूल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आपका स्कूल ऑर्गेनाइजेशन या विद्यालय संगठन फ्लेक्सिबल या डायनामिक नहीं होगा, तो वो चेंज या मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको ऊपर से नीचे तक अपने स्कूल में सब कुछ चेंज करना पड़ जाएगा और वो पूरे स्कूल की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट स्कूल organization should be dynamic and flexible, because it will help to accept and adapt the changes that are happening. Okay, then we have coordination की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली तब जब इतने अलग अलग डिपार्टमेंट्स या इतनी अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, राइट। तो हमें न केवल एक्टिविटीज़ के बीच में बल्कि लोगों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन रखना है, एक सामंजस्य होना चाहिए, ताकि जितनी भी गतिविधियां हैं उन सबको एक साथ जोड़ करके काम किया जा सके। देखिए, इवन दो अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम हो रहे हैं, बट अल्टीमेटली सब लोग मिल करके काम तो स्कूल के लिए ही कर रहे हैं ना। और अल्टीमेटली जो है वो स्कूल के जो कॉमन गोल्स हैं या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हीं को अचीव करने के लिए ही तो हम सब काम कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सब लोग एक ही डायरेक्शन में फ़्लो कर रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ पे भी अलग अलग सब मनमानी अपनी करेंगे या अलग अलग तरह से चीज़ें करेंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कॉपरेशन नहीं होगा, तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। देयर विल बी कन्फ्यूजन, देयर विल बी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड देयर विल बी लैक ऑफ ट्रस्ट अमंग एवरीवन। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर हमारे पास है एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्स। नाउ एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि देयर शुड बी वेरी डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट। एक लोकतांत्रिक माहौल होना चाहिए जहाँ सबको अपनी बातें कहने का पूरा पूरा अधिकार हो, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट स्टेट्स दैट वी नीड टू एक्सेप्ट आर एम्प्लॉयज़, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें समझना और उनको इस बात की आज़ादी देना कि उनके जो आइडियाज़ हैं वो जो हैं एक्सप्रेस किए जा सकते हैं खुल के, एंड देयर आइडियाज़ एंड ओपिनियंस आर नॉट ओनली वेलकम्ड, दे आर ऑल्सो रिस्पेक्टेड, राइट। जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है कि एन आइडियल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन शुड एक्सेप्ट ह्यूमन एलिमेंट्स। एक अच्छा
विद्यालय संगठन वो है जो अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। उन्हें एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि उनके विचारों को, उनके आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। Here the personnel should be free to express their feelings, opinions, offer constructive suggestions and bring about healthy changes in the school। यानी यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हों उन्हें न केवल अपनी बातें और अपने विचारों को स्पष्ट तौर पे कहने का हक हो, बल्कि ऐसा करने से जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं वो न केवल एक बिलोंगिंगनेस के साथ काम करेंगे, बल्कि एक स्कूल में हेल्दी और पॉजिटिव चेंज भी वो ला सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द कंट्रोल। नाउ कंट्रोल इज़ द एलिमेंट विच पुट्स अ ब्रेक टू एन एक्टिविटी एंड देन इवेलुएट्स द रिजल्ट। कंट्रोल की अगर हम बात करें तो कंट्रोल जो फंक्शन है या जो फीचर है दैट इंश्योर्स कि किसी भी तरह का अनडिज़ायरेबल काम या अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी ना हो, कोई ऐसा काम ना हो जो एम्स और ऑब्जेक्टिव स्कूल के अचीव करने में दिक्कत पैदा करे। ठीक है। ये वो फ़ीचर है जहाँ पर आप इवैल्यूएट करते हो, मूल्यांकन कर सकते हो कि चीज़ें सही तरीके से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ऑल्सो कंट्रोलिंग इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट नो वन इज़ मिसयूजिंग देयर पावर्स। कोई भी अपनी अथॉरिटी, अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना कर रहा हो। ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक जो इंश्योर करती हैं कि एक विद्यालय संगठन अच्छा है या नहीं। एंड इफ़ दैट ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इज़ गुड, these characteristics will be found there। ये जो विशेषताएं हमने पढ़ी हैं ये वहाँ पे आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी। Now let us talk about the aims and objectives of school organization। विद्यालय संगठन के क्या उद्देश्य हैं, क्या लक्ष्य हैं, इन्हें हम समझते हैं। अब पहला यहाँ पे है ऑर्गेनाइजिंग द स्कूल फॉर डेमोक्रेटिक लिविंग। देखिए, जो स्कूल है वो एक समाज का ही प्रारूप है। इट इज़ द मिनिएचर ऑफ द सोसाइटी एंड इट इज़ द स्कूल वेयर अ चाइल्ड लर्न्स ऑल द बेसिक थिंग्स ऑफ लाइफ एंड ऑल द थिंग्स विच आर गोइंग टू हेल्प हिम और हर इन द अपकमिंग फ्यूचर। यानी आने वाले समय के लिए बच्चे को प्रिपेयर करा जाता है स्कूल में। ठीक है। और स्कूल एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बच्चे को हर तरह की वैल्यूज़ दे सकते हो, डेवलप कर सकते हो। तो ऑर्गेनाइजिंग द स्कूल फॉर डेमोक्रेटिक लिविंग का मतलब ये है कि बच्चों को लोकतांत्रिक शिक्षा दी जानी चाहिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स उन्हें सिखाए जाने चाहिए, ताकि बच्चों में एक फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, एक ब्रदरहुड की फीलिंग बनी रहे। ठीक है। और वो इस चीज़ को समझ सकें दैट वी हैव टू लिव इन सच काइंड ऑफ सोसाइटी जहाँ पे लोग हमसे अलग हैं एंड इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल फॉर बीइंग डिफरेंट। एंड what matters the most is that we need to respect other people as much as we are respecting our community, our thoughts and opinions and our values and religion। हमें उसी तरीके से दूसरों का भी सम्मान करना है जैसे हम अपनी चीज़ों का सम्मान करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि द स्कूल इन द मॉडर्न सोसाइटी बिकम्स अ प्लेस फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट द डेमोक्रेटिक लिविंग। ठीक है। Therefore, the school should be organized in such a manner that it will enable the students to be inspired with the spirit of फेलो फीलिंग, ब्रदरहुड एंड सोशल सर्विस। यानी स्कूल को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाना चाहिए, विद्यालय को इस तरीके से संगठित किया जाना चाहिए कि बच्चों को आप एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट दे सको और जहाँ बच्चे अपने अंदर भाईचारे की फीलिंग, ठीक है, टुगेदरनेस की फीलिंग और सोशल सर्विस यानी सामाजिक तौर पे वो ऐसे काम कर सकें जो समाज को फ़ायदा दे सकें। ठीक है। समाज के हित से जुड़े काम कर सकें। इस तरह का माहौल हमें बच्चों को देना है और इस तरह की वैल्यूज़ हमें बच्चों को सिखाना है ना। उसके लिए हमें जो भी रिसोर्सेज हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट वी हैव द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। नाउ एक अच्छा विद्यालय संगठन बच्चों को सर्वांगीण विकास की तरफ ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब एक विद्यालय संगठित होगा जहाँ पे सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली हो रही होंगी तो वो अपने बच्चों को भी वैसा इन्वायरमेंट और वैसे बेनिफिट्स दे पाएगा। बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कूल व्यवस्थित होना चाहिए, क्योंकि जब एक स्कूल ऑर्गेनाइज्ड होगा विच मीन्स वहाँ पे फिज़िकल, मेंटल और जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो सब अच्छे से ऑर्गेनाइज करी गई होंगी ताकि बच्चे को आप फिज़िकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली डेवलप कर सको। राइट। A good school organization provides opportunities to the students so that they can develop in all the aspects। एक अच्छा विद्यालय संगठन बच्चों को हर तरह के अवसर प्रदान करता है ताकि बच्चे हर एस्पेक्ट में, हर आयाम में अपने जीवन में डेवलप कर सके। देन द स्टडी ऑफ द स्टूडेंट्स। नाउ द स्टडी ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब यहाँ पे है कि बच्चों के बारे में
पता होना चाहिए। एक अच्छा विद्यालय संगठन वो है जिसे अपने स्टूडेंट्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो, यानी किस बच्चे की क्या डिज़ायर्स हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या नीड्स हैं। प्लस जब आप बच्चों को समझ सकोगे, वैसी ही एक्टिविटीज़ उन्हें प्रोवाइड कर सकोगे, वैसी ही अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को दे सकोगे जो उनके लिए, उनके नीड्स और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगी और उनके लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है। So for the comprehensive and intensive progress of any child or of all the students, it is very important to have the knowledge of the students that are studying in your school. Okay. फिर we have the intended engagement opportunities, right? इंटेंडेड इंगेजमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब यहाँ पर ये है कि बच्चों को न केवल उनके सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड बल्कि अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के न केवल माइंड को स्टिमुलेट करता है, उनके एक्सपीरियंस को भी इन्हांस करता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि इंटेंडेड एंगेजमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर द कंडीशंस विच आर डेवलप्ड इन द एंटिसिपेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। और जब आप अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाओगे, ठीक है, तो आप बच्चों को अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दे पाओगे, निर्देश दे पाओगे। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ दिया गया है दैट इट कैन इंक्लूड फिल्म्स, पैकेज्ड मटेरियल्स एंड एक्टिविटीज़, यानी आप बच्चों को एजुकेशनल टूर्स पे ले जा सकते हो, कोई एजुकेशनल फिल्म या डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हो, अलग अलग एक्टिविटीज़ करवा सकते हो, सो दैट दे कैन स्टिमुलेट देयर लर्निंग एंड दे कैन डेवलप। फिर है करिकुलम चेंज की अगर हम बात करें तो वी नीड टू कीप द स्टूडेंट्स अपडेटेड। जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हमें अपने करिकुलम, अपने पाठ्यक्रम में भी चेंज करने पड़ेंगे, और वो तभी हो पाएगा जब स्कूल ऑर्गेनाइजेशन आपका बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होगा, सिस्टमैटिक होगा और अच्छा होगा, ताकि आप उन चेंजेस को बिना किसी डिस्टर्बेंस के इंट्रोड्यूस करवा पाओ। तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में का एम और ऑब्जेक्टिव एक ये भी है कि भाई जो करिकुलम है उसको स्कूल के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग और सोसाइटी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग चेंज करा जा सके, और अलग अलग इनोवेशंस और अलग अलग क्रिएटिव चीज़ें जो हैं उसमें ऐड करी जा सकें। देन वी हैव टू डेवलप अ परमिसिव एटमॉस्फेयर। अगर हम परमिसिव की बात करें तो परमिसिव का मतलब होता है टू लेट पीपल एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, यानी ऐसा माहौल बनाना जहाँ पे लोग अपनी बातें बहुत ही फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है। जैसा कि परमिसिवनेस का मतलब जो साइकोलॉजिस्ट बताते हैं दैट इट मीन्स पर्सनल फ्रीडम टू एक्सप्रेस अ पॉइंट ऑफ व्यू और एन आइडिया, अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना। ठीक है। दैट इज़ व्हाट परमिसिवनेस मीन्स। सो इस तरह का माहौल जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को ये पता है कि उनके जो बातें हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उन्हें ना केवल सुना जाएगा बल्कि उन्हें रिस्पेक्ट भी किया जाएगा, प्लस दोज ओपिनियंस विल मैटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह की फीलिंग होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उस फीलिंग के लिए ऐसा माहौल होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। So the school organization, the aim of the school organization should be to create a permissive atmosphere जहाँ everyone should feel free to express their thoughts and opinion. Okay. Then we have to develop among the teachers a sense of belonging, यानी जो teachers हैं, जो employees हैं basically आपके, उनके अंदर एक belongingness की feeling होनी चाहिए। They should feel connected towards the school, because जब वो feeling होगी belongingness की तो 100% efforts टीचर्स अपना देंगे। अगर वो फीलिंग ही नहीं होगी अपनेपन की, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना नहीं समझेंगे तो वो कभी भी अपना 100% नहीं देंगे। दे विल ऑलवेज फील डिटैच्ड। ठीक है। सो द एम और द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टू ब्रिंग आउट द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस एंड बिलोंगिंगनेस इन द टीचर्स, राइट। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन शुड एम एट डेवलपिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग among the teachers and try to provide an atmosphere of free interaction टू इनोवेटिव आइडियाज़ फॉर द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी बच्चों की लर्निंग के लिए, बच्चों के सीखने के लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप टीचर्स को न केवल ऐसा माहौल दो जहाँ पे वो अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा महसूस कर सकें, बल्कि एक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए जो कि फ्री होना चाहिए। देयर शुड बी अ वेरी फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ चीज़ें जो हैं बहुत आसानी से और बहुत ही स्मूथली कम्युनिकेट करी जा सकें। क्योंकि जब कम्युनिकेशन होता है और एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है तो वहाँ पे क्या चीज़ पॉसिबल है, वहाँ पे नए नए आइडियाज़, नई नई क्रिएटिव चीज़ें हमारे सामने आ पाती हैं। ठीक है। और इनोवेटिव डिस्कशंस हो पाते हैं जो अल्टीमेटली बच्चों को ही बेनिफिट करेंगे।
तो ये कुछ आपके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स थे विद्यालय संगठन के, ठीक है। सो हेयर इन दिस वीडियो वी विल स्टॉप राइट हेयर, और हम जो हैं विद्यालय स्कूल ऑर्गेनाइजेशन यानी विद्यालय संगठन, उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक तक ही यहाँ पे रखेंगे। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द principles of school organization and further remaining topics. Okay, thank you class.